हेलो एवरीवन। आज हम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन से पहले हम लोगों ने कॉन्जुगेशन देख लिया है, ट्रांसडक्शन देख लिया है, जो डीएनए एक्सचेंज का मेथड है या डीएनए ट्रांसफर का मेथड जिसको हम कह सकते हैं। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस है जो होती है। इसमें बैक्टीरिया करता क्या है, अपने सराउंडिंग से डीएनए का कोई पार्ट या पूरा डीएनए ही अपटेक करता है। पूरा डीएनए किस केस में अपटेक करता है, जब वो प्लाज्मिड के फॉर्म में होता है। ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरियल सेल है, वो लाइज हो गई, ठीक है, लाइसिस हो गई उसकी, तो उसका पूरा सेल वॉल रप्चर हो गई, उसका डीएनए फ्री हो गया। अब डीएनए किसी तरह से अगर मान लीजिए उसका डिग्रेडेड होने लग जाता है तो फ्रैगमेंट्स के पार्ट में आ जाता है। वही फ्रैगमेंट अगर दूसरे बैक्टीरिया जो कॉम्पिटेंट होते हैं वो अगर उसको इनटेक कर लेते हैं तो एक तरह से वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, एक नए तरीके के बैक्टीरिया बन जाते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया बन जाते हैं, जिसमें खुद के जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ कुछ पोर्शन दूसरे बैक्टीरिया के जीनोम का भी हो जाता है। तो वही लिखा है, देखिए, अपटेक ऑफ डीएनए, चाहे वो प्लाज्मिड हो और लीनियर डीएनए का फ्रैगमेंट हो, फ्रॉम द मीडियम बाय अ सेल एंड देन मेंटेन्स इट इन अ हेरिटेबल फॉर्म। डीएनए का अपटेक अगर कोई सेल करती है अपने सराउंडिंग मीडिया से, ठीक है, और उसको मेंटेन करती है हेरिटेबल फॉर्म में, मीन्स उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर भी करती है। ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेस को हम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, मतलब अपटेक ऑफ डीएनए फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ठीक। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें डीएनए किसी डोनर बैक्टीरिया से आता है। अगर डोनर बैक्टीरिया की सेल लाइसिस होती है, उससे एक डीएनए उसका रिलीज होता है, उसके बाद डिग्रेडेड फॉर्म में आने के बाद अगर उसको कोई दूसरी बैक्टीरियल सेल इनटेक कर लेती है तो वो हमारा नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसके अलावा दूसरा इन विट्रो आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट तैयार करते हैं, ठीक है, कहीं से हम उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया हमने और उसको किसी सेल के अंदर अगर भेजते हैं तो उस प्रोसेस को हम इन विट्रो आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। उस कंडीशन में भी जो सेल होगी वो अपने सराउंडिंग मीडिया से ही डीएनए को अपटेक करेगी, लेकिन जो सोर्स होगा उसका वो कोई डोनर बैक्टीरिया नहीं होगा। आर्टिफिशियली हम उसको सिंथेसाइज करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे और तब उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज करेंगे। तो हम इस प्रोसेस को इन विट्रो आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। अब इसके बाद एक टर्म आता है कॉम्पिटेंट सेल। कॉम्पिटेंट सेल क्या होती है? कि ऐसी सेल जो अपने सराउंडिंग से डीएनए लेने में समर्थ हो और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर ले, उस तरह की सेल को कॉम्पिटेंट सेल कहते हैं। तो कॉम्पिटेंट सेल आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? ऐसी सेल जो बाहर से सराउंडिंग से डीएनए अपटेक करने के कैपेबल होती है, वही कॉम्पिटेंट सेल है। ठीक, तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। अच्छा, अब ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो आपका आता है 10⁻³ इसका मतलब ये है, 10⁻³ का मतलब है 1/1000। मीन्स अगर 1000 बैक्टीरिया है तो उसमें से एक ही बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म होगा अगर हम एक्सेस डीएनए के इन्वायरमेंट में उसको रखें। अगर हम डीएनए बहुत सारा प्रोवाइड करें, अगर सेल का मिक्सचर है, हमारे पास कल्चर है, उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया डाल दें, तो भी हमारी जो मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी होगी वो 1/1000 होगी। इसलिए जो हम कॉम्पिटेंट सेल बनाते हैं, जब इसका प्रोटोकॉल यूज करते हैं लैब में, तो जो अमाउंट होता है सेल का वो बहुत कम होता है। ठीक, तो इस कॉम्पिटेंट सेल को बनाने में हमें काफी बातों का ध्यान भी रखना होता है। ये कॉम्पिटेंट सेल जो होती हैं बहुत ही डेलिकेट होती हैं, क्योंकि इनकी वॉल्स जो होती है बहुत ही लूज हो जाती है, परमिएबल हो जाती है, तभी वो कॉम्पिटेंट सेल बनती है, तभी वो बाहर से जेनेटिक एलिमेंट को लेती हैं, अपने में इंट्रोड्यूस करवाती हैं। तो कॉम्पिटेंट सेल बनने में ये सारी प्रोसेस का हम ध्यान रखते हैं कि इनकी एक तो फ्रीक्वेंसी बनने की कम होती है, ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, बहुत ही डेलिकेट होती है, तो हमें बहुत ही इनको जर्क से, शेकिंग से बचाना होता है ताकि वो खराब ना हो जाए और हमारा कल्चर वेस्ट ना हो जाए। ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रोसेस से जीन का ट्रांसफर कहाँ कहाँ होता है? सॉइल और एक्वेटिक्स इकोसिस्टम के जो बैक्टीरिया होते हैं वहां पे जीन ट्रांसफर इस मेथड से ज्यादा देखने को मिलता है।
ठीक है, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया ट्रांसफॉर्मेशन का। इसके बाद देखिए इसकी मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हैज बीन इंटेंसिवली स्टडीड इन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अब जो देखिए ग्रिफिथ ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे ये प्रूव करने के लिए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ही उन्होंने किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पर ही किया था। तो इसलिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ही बहुत ज्यादा वेल स्टडीड मॉडल सिस्टम है जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी की हुई है। इसमें क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के जो सेल सरफेस पे एक रिसेप्टर होता है जो डीएनए फ्रेगमेंट जो उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है उससे बाइंड कर जाता है। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की सेल है, ये उसका सेल सरफेस रिसेप्टर है जो बाहर डीएनए प्रेजेंट था सराउंडिंग में उसके साथ बाइंड कर जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बाइंड होने के बाद जो बाहर कुछ एंडोन्यूक्लियसेस प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट में, वो उसको डिग्रेड करते हैं। उनका काम ही होता है कहीं भी डीएनए मिल जाए उसको काट छाट कर देना। तो इस तरह से बाहर के जो एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं वो इस डीएनए एलिमेंट को क्या करते हैं, कटिंग कर देते हैं। एंडोन्यूक्लियसेस तो बीच में से कहीं से कट कर देते हैं और स्मॉलर फ्रेगमेंट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो छोटे छोटे स्ट्रैंड जो इससे बाइंड नहीं होते हैं रिसेप्टर से, वो तो डिग्रेड हो जाते हैं। ये सब बाद में क्या होते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। अब उसके बाद जो एक बाइंड रह गया था वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसका एक स्ट्रैंड उसमें से भी डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म जो होता है वही सेल के अंदर जाता है। ठीक है, अब सेल के अंदर जाने के बाद क्या करता है, वो सेल के अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट था उसमें अपना होमोलोगस रीजन को फाइंड आउट करता है। जो उससे मिलता जुलता रीजन होता है उसको वो फाइंड आउट करके उसी के पास जाके जुड़ने की कोशिश करता है और अंत में क्या होता है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस से वो उसमें जुड़ जाता है डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में ही। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनके बगल में जो बना हुआ है उसी के बारे में लिखा हुआ है। तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से ये क्या होता है, डीएनए फ्रेगमेंट अपने आप को उसके मेन क्रोमोसोम में ऐड कर लेता है। ठीक है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के बारे में हम जब रिकॉम्बिनेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, लेकिन अभी बस इतना आप लोग याद कर लीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में जो फॉरेन डीएनए होता है वो मेन डीएनए से होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस से ही कंबाइन होता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। अब जो बना हम इसको क्या कह सकते हैं, ये हमारा ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया बना। इसको आप लिख भी सकते हैं ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया या ट्रांसफॉर्म्ड सेल भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन हम ये बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में, निमोनी के बारे में, तो अभी बैक्टीरिया ही लिखेंगे। अब उसके बाद जो हम आर्टिफिशियली कॉम्पिटेंट सेल लैब में बनाते हैं, जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ोगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम करते क्या है, एक आर्टिफिशियल कॉम्पिटेंट सेल बनाते हैं। उसमें कैसे बनाते हैं, उसमें रिसेप्टर का कोई रोल नहीं होता। उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं सेल को। तो इलेक्ट्रिक शॉक देने से या CaCl2 केमिकल अप्लाई करते हैं, उससे उसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही लूज हो जाती है और अपने बाहर के जो जेनेटिक एलिमेंट होते हैं या डीएनए को इजीली अपटेक कर लेती है। उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं हाईली परमिएबल हो जाती है। उसकी सेल वॉल लूज हो जाती है, डेलिकेट हो जाती है और बाहर वाले इन्वायरमेंट से डीएनए का अपटेक वो इजीली कर सकती है। लेकिन इजीली क्या करेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1/10³ होगी या 10⁻³ भी जिसको हम कह सकते हैं। मतलब बहुत ही लो होती है ट्रांसफॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हमारा जनरल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसमें क्या होता है कि बाहर से डीएनए का अपटेक करता है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरियल सेल तो बाहर से डीएनए का अपटेक करके उसको या तो अपने डीएनए में ऐड कर लेता है, लेकिन अगर प्लाज्मिड होगा, अगर मान लीजिए ये जो फ्रेगमेंट है वो डीएनए का फ्रेगमेंट नहीं है, वो प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड क्या करेगा, अपने आप को सेपरेट एंटिटी के फॉर्म में ही सेल के अंदर रखेगा। वो बस सेल के अंदर घुस जाएगा, उसको होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन नहीं करेगा, वो अपने आप को सेपरेट एंटिटी के फॉर्म में मेंटेन करेगा, क्योंकि उसके पास खुद की रीजनरेशन कैपेबिलिटी होती है, रेप्लिकेशन कैपेबिलिटी होती है, उसको मेन डीएनए में अटैच होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अगर डीएनए का फ्रेगमेंट होगा तब तो वो जुड़ जाएगा क्रोमोसोम के साथ, क्योंकि वो अकेला नहीं रह सकता। लेकिन अगर प्लाज्मिड है, सर्कुलर है, तो वो रह सकता है अकेले, उसको तो उसको किसी भी न्यूक्लियस से कोई खतरा भी नहीं है। ठीक है, वो सर्कुलर है, कहीं से एक्सोन्यूक्लियस का भी खतरा नहीं है उसको। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसके बारे में अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो वो मुझसे पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमारा डीएनए ट्रांसफर मेथड्स के तीनों मेथड्स खत्म हो गए हैं।
ठीक है, इसको मैंने आपको लोगों को प्रेस कार्ड से पढ़ाया है, आप चाहें तो उसमें फिगर देख के और क्लियर इस टॉपिक को कर भी सकते हैं। वैसे मैंने जो बनाया है ये इजीली आप लोग इस तरह का फिगर बना लोगे एग्जाम में, इसी तरह से बनाइएगा। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, इसको आप लोग इंडिकेट करके लिख सकते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर। ठीक है, इसको आप लोग सेल सरफेस रिसेप्टर लेंगे जिससे डीएनए बाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, थैंक यू।